हेलो एवरीवन, वेलकम टू रक्षा एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है परमाणु ऊर्जा और परमाणु प्रौद्योगिकी में, वो है रेडियो आयु अंकन पद्धति, रेडियो कार्बन डेटिंग। इससे पहले लास्ट लेक्चर जो कल का हमारा हुआ था, उसमें मैंने आपको ब्रीफ में सारी चीजें बता दी थी कि पूरी परमाणु ऊर्जा और परमाणु प्रौद्योगिकी का जो सीरीज चला है हमारा एनर्जी वाले टॉपिक के अंदर, उसमें मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था। ठीक है, अब इतने ना ज्यादा अंदर जाके डीप में मैंने क्यों पढ़ाया, क्योंकि ये हमारा एक सिंगल टॉपिक नहीं है, ये हमें कितनी जगह काम आ रहा है वो भी मैंने आपको बताया था, जिसमें ये हमारा एनर्जी को कवर कर रहा है, टेक्नोलॉजी को कवर कर रहा है, और इस पे पूरा एक ऐसे आ सकता है आपका परमाणु ऊर्जा टॉपिक के ऊपर, और ये आपको एग्रीकल्चर, हेल्थ, डिफेंस, इन सारी जगह पर भी हेल्प करेगा। इसलिए हमने इस पूरे टॉपिक को बहुत ही ज्यादा एक थोरो इसके ऊपर देखा है, अच्छे से डीप में जाकर इसके एक एक एस्पेक्ट को चेक किया है। आज का जो हमारा ये लेक्चर है, ये परमाणु ऊर्जा और परमाणु प्रौद्योगिकी का लास्ट लेक्चर है। आपको इस पूरे सीरीज के सारे लेक्चर्स देखना हो तो आप रक्षा एकेडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए और उसके टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पे इसके सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, जो है रेडियो आयु अंकन पद्धति। ये सभी ने हम पढ़ा होगा, क्योंकि 6-7 क्लास की साइंस की बुक से ही ये वाला टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। ये इस वाली पद्धति का मतलब क्या है? रेडियो आयु अंकन पद्धति, अगर हम इसके भी नाम पे चले तो यहां पर लिखा हुआ है आयु। आयु मतलब एज, अंकन, अंकन यानी एज का अंकन, यानी एज को लिखना, एज को बताना कि कितनी एज है। ठीक है, रेडियो आयु अंकन पद्धति यानी कि एज बताना किस प्रौद्योगिकी के द्वारा? रेडियो, यानी अब नाम से समझ में आ रहा है, रेडियो एक्टिव तत्वों के द्वारा, यानी कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के द्वारा किसी की एज बताना, किसी की आयु बताना। किसकी आयु बताएंगे? क्या मेरी और आपकी? किसी साधारण इंसान की आयु बताएंगे हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के द्वारा? नहीं। किसकी आयु बताई जाती है इसमें? जीवाश्म तत्वों की, जीवाश्मों की, जीवाश्म तत्वों की। जो भी पेड़ पौधे, जीव जंतु आज से लाखों, हजारों, सैकड़ों वर्ष पूर्व जमीन के अंदर दफन हो गए हैं, भूगर्भ में चले गए हैं, जब कभी भी वो हमारे पुरातत्ववेत्ताओं को प्राप्त होते हैं तो ये पता करने के लिए कि वो आज से कितने साल पुराने हैं, 100 वर्ष पुराने हैं, 1000 वर्ष पुराने हैं, लाख वर्ष पुराने हैं, अरब वर्ष पुराने, ये पता लगाने के लिए इस पद्धति का उपयोग किया जाता है, जिसका नाम है रेडियो आयु अंकन पद्धति। नाम से समझ में आया, किसी की भी एज बताना रेडियो एक्टिव पदार्थों की सहायता से। वो कोई पदार्थ क्या है? जीवाश्म तत्व। अब कैसे पता लगाया जाता है इसमें? इसके लिए हम यूज करते हैं कार्बन 14 का। जब लास्ट लेक्चर हमने लिया था तब आपको रेडियो समस्थानिक बताए गए थे, रेडियो समस्थानिक बताया था, जिसमें बताया था कि प्रकृति में जो तत्व पाए जाते हैं उनके कुछ जुड़वा भाई होते हैं। उन जुड़वा भाइयों में ये गुण होता है कि उनका नाभिक बहुत ही अस्थायी प्रकृति का और ऊर्जावान होता है, उसी को हम रेडियो एक्टिव तत्व भी बोलते हैं। तो वैसे ही प्रकृति ने हमको 6 कार्बन का क्या है? परमाणु भार, ये कार्बन और ये उसका परमाणु क्रमांक। तो प्रकृति ने जो मेन तत्व बनाया वो बनाया था कार्बन 12, और प्लस इसका जुड़वा भाई यानी कि एक रेडियो एक्टिव तत्व भी बनाया, जो बनाया 6C14, यानी कि ये क्या है? रेडियो एक्टिव तत्व है। अब इसी का उपयोग क्यों करते हैं? क्यों हम यूरेनियम, प्लूटोनियम वगैरह का या सीजियम, आर्सेनिक, कोबाल्ट का यूज नहीं करते हैं? उसका रीजन यह है कि जितने भी जीवित पदार्थ है या मृत पदार्थ है, यानी कि जीव जंतु, पेड़ पौधे, कोई भी ऐसा पदार्थ जिसमें किसी न किसी समय जीवन रहा हो, वो सब किससे मिलकर बना है? कार्बन से। हर जीवित और मृत पदार्थ में जिसमें कभी न कभी जीवन रहा हो, क्या पाया जाता है? कार्बन। क्या सब में यूरेनियम पाया जाता है? नहीं। क्या मरने के बाद भी किसी जीव में कैल्शियम शेष रहेगा? नहीं। सोडियम शेष रहेगा? नहीं। धीरे धीरे वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। लेकिन कार्बन एक ऐसा पदार्थ है कि जब तक जीव का कंकाल, उसकी एक हड्डी पसली भी इस प्रकृति में शेष रहती है, तब तक उसमें कार्बन का कुछ न कुछ अंश रह जाता है। उस कार्बन के छोटे से अंश की आयु ज्ञात करके हम ये बता सकते हैं कि वो जीव, वो उस जीव का अवशेष कितना पुराना है। तो इसीलिए रेडियो आयु अंकन पद्धति में हम किसका यूज करते हैं? इस कार्बन 14 का यूज करते हैं। समझ में आया? अब कैसे यूज करते हैं? तो जैसे मैंने आपको बताया कि कार्बन जो है उसके
दो समस्थानिक हैं, एक है आपका C12 और दूसरा है आपका C14। एक क्या है C12 और C14। ये C12 किस प्रकृति का है? स्थाई। किस प्रकृति का है? स्थाई। और ये C14 किस प्रकृति का है? अस्थाई। यानी कि ये क्या है हमारा? रेडियो एक्टिव तत्व। रेडियो एक्टिव तत्व है ये, ठीक है। अब क्योंकि ये स्थाई है, यानी कि आज किसी जीव के शरीर में अगर 100% कार्बन 12 है तो वो मर जाए, उसकी बॉडी कहीं पर भी हम दफन कर दें और आने वाले 100 वर्षों के बाद अगर हम उसके शरीर को वहां से निकालें और उसमें कार्बन 12 की मात्रा चेक करें तो वो 100% की 100% ही रहेगी। क्यों? क्योंकि ये स्थायी प्रकार है, स्थायी प्रवृत्ति है इसकी। खत्म होना, क्षय होना, किसी प्रकार का विकिरण उत्पन्न करना, ये सारा नेचर इस कार्बन 12 का नहीं है। इसलिए अगर आज किसी जीव के शरीर में 100% कार्बन है और उसकी मृत्यु हो जाती है और आने वाले 100 वर्षों के बाद अगर हम उसके शरीर में कार्बन 12 की मात्रा चेक करते हैं तो वो हमको 100% ही मिलेगी। लेकिन ये जो कार्बन 14 है ये तो अस्थायी है, इसलिए धीरे धीरे क्या होगा, इसकी जो मात्रा है वो 100% अगर है तो वो कम होती जाएगी, 90% पे आएगी, 80% पे आएगी, 50% पे आएगी, ऐसे करके क्या होगा, वो क्षय होता जाएगा। लेकिन ये जो 100% बना हुआ है और ये जो निरंतर कम होता जा रहा है ये एक पर्टिकुलर निश्चित अनुपात में होता है। किस में होता है? निश्चित अनुपात में। अब ये निश्चित अनुपात क्या होता है? कार्बन 12 का कार्बन 14 के साथ जो अनुपात है कार्बन 12 to कार्बन 14 वो कितना होता है? 10⁻12:1। समझ में आया? इसको और एग्जांपल से अगर हम देखें कि अगर मान लीजिए एक बरगद का पेड़ है, उसमें वो आज जीवित है, आपके घर के बाहर लगा हुआ है, उसमें कार्बन 12 की मात्रा कितनी है? 1000 × 10⁻12। तो इस रेशियो के हिसाब से उसमें कार्बन 14 की मात्रा कितनी होगी? 1000। ठीक है, क्योंकि 10⁻1 है ना, तो उसमें कार्बन 12 की मात्रा कितनी होगी? 1000। अब वो पेड़ जो है खत्म हो गया और हमारी इस भूपर्पटी के नीचे जाकर दफन हो गया। क्या हो गया? इसमें आकर दफन हो गया। आज से 1000 वर्ष बाद, 10,000 वर्ष बाद, मान लीजिए 10,000 वर्ष बाद या एक पर्टिकुलर निश्चित टाइम के बाद, फिक्स टाइम नहीं लेते हैं, कोई भी एक निश्चित 1000 वर्ष बाद हमने जाकर जब उस क्षेत्र की खुदाई की तो वहां से हमको बरगद का एक पेड़ मिला। तब हमारे साइंटिस्ट ने, हमारे पुरातत्ववेत्ताओं ने सोचा कि ये कितने वर्ष पुराना है, पता करें। तो सबसे पहले उन्होंने देखा कि इसमें कार्बन 12 की मात्रा कितनी है, क्योंकि ये इस कार्बन 14 की मात्रा तो निरंतर कम होती जा रही होगी। निश्चित किसकी मात्रा है? कार्बन 12 की। तो उनको पता चला कि इसमें 1000 × 10⁻12 कार्बन 12 की मात्रा है। अब उन्होंने देखा कि कार्बन 14 की मात्रा कितनी है। कार्बन 14 की मात्रा कम होते होते हो गई 500। तो इनको क्या समझ में आया कि मूल मात्रा कितनी होगी? 1000 अगर इसमें है, यानी कि कार्बन 14 की मूल मात्रा 1000 थी। क्यों? क्योंकि इसका रेशियो हमको पता है, तो उससे हमने इसकी मूल मात्रा निकाल ली। हमको ये पता था, इससे हमने इसकी मूल मात्रा निकाल ली कि ये 1000 था, आज ये 500 हो गया, यानी कि कितने वर्ष पुराना है। तो कोई भी कार्बन 14 होता है उसको आधा होने में, 1000 से 500 होने में या 10,000 से 5000 की क्वांटिटी में आने में एक निश्चित समय लगता है। वो निश्चित समय कितना होता है? 5730 वर्ष। कितना वर्ष होता है? 5730 वर्ष। यानी कि आज जब हमको बरगद के पेड़ का अवशेष मिला, हमने उसमें जाके कार्बन 12 की मात्रा चेक की जो कि इतनी आई, तो इस अमाउंट से हमको पता है कि इनका रेशियो ये होता है। तो हमें पता चला कि कार्बन 14 की मात्रा उसमें 1000 रही होगी जब भी वो जीवित रहा होगा, और क्योंकि आज उसकी मृत्यु हो गई है तो उसमें कार्बन 14 हमको कितना मिल रहा है? 500। यानी कि 1000 से सीधा कितना हो गया? आधा। और हमको ऑलरेडी पता है कि किसी भी कार्बन 14 तत्व को आधा होने में कितना वक्त लगता है? 5730 वर्ष। तो हमको क्या पता चला कि ये बरगद का पेड़ कितने साल पुराना है? 5730 साल पुराना है। इस तरह से किसी भी जीवाश्म की आयु ज्ञात की जाती है। इसको हम एक बार नोट्स में देखते हैं।
एक सेकेंड, ठीक है, इसको नोट्स में देखते क्या लिखा हुआ है। रेडियो आयु अंकन पद्धति, रेडियो कार्बन डेटिंग। हमारे वायुमंडल में कार्बन दो रूपों में पाया जाता है। पहला होता है कार्बन 12, बताया मैंने, सामान्य होता है। दूसरा होता है कार्बन 14 जो कि रेडियो सक्रिय होता है। अब ये हमारे शरीर में कैसे आता है, क्योंकि हम पेड़ पौधों से खाना प्राप्त करते हैं और वो पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो उसमें ये कार्बन वहां से जाता है। हरित पादपों द्वारा जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की जाती है तो उसके लिए आवश्यक कार्बन डाइऑक्साइड जब वो लेते हैं, उसी में कार्बन C12 और कार्बन 14 दोनों मौजूद होते हैं और इसी प्रक्रिया के द्वारा भोज्य पदार्थ के रूप में वो प्रत्येक जीव जंतुओं के शरीर में चले जाते हैं, जब वो जीव जंतु उन पादपों द्वारा निर्मित भोजन खाते हैं। जब किसी जीव की मृत्यु होती है तो उसमें कार्बन 12 की मात्रा यथावत बनी रहती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये स्थायी प्रकृति का होता है। कार्बन 12 की मात्रा यथावत बनी रहती है, परंतु समय के साथ कार्बन 14 की मात्रा घटती चली जाती है। ऐसे में C12 और C14 के अनुपात के आधार पर इस बात का पता लगाया जा सकता है कि कोई जीवाश्म कितना पुराना है, अर्थात उसका जीवन काल क्या रहा होगा। ज्ञातव्य है कि किसी भी जीव के जीवित रहने की स्थिति में C12 और C14 का अनुपात हमेशा स्थिर होता है, जो कि 10⁻12:1 होता है। जैसे अगर इसी को एग्जाम्पल के थ्रू समझें, माना यदि जीवाश्म के अंदर C12 की तुलना, C12 कार्बन 12 जो स्थायी रहता है उसकी कुल मात्रा 1000 × 10⁻12 है, तो इसका तात्पर्य है कि यह जीवाश्म जब जीवित जीव के रूप में था तो इसमें कार्बन 12 की मात्रा यथावत होगी। यानी कि आज जो कार्बन 12 की मात्रा है 1000 × 10⁻12 वो तब भी थी 1000 × 10⁻12 जब वो जीवित था। यदि जीवाश्म में वर्तमान में मौजूद कार्बन 14 की मात्रा 500 है, अर्थात इसका द्रव्यमान जीवित अवस्था की अपेक्षा ठीक आधा रह गया है, क्योंकि रेशियो हमको पता है, उससे हमको पता चल गया कि कार्बन 12 अगर इतना है तो कार्बन 14 कितना होगा, कार्बन 14 होगा 1000। तो अगर आज उसकी मात्रा हमको 500 प्राप्त हो रही है, यानी कि वो जितना जीवित अवस्था में था उससे ठीक आधा रह गया है। और चूंकि कार्बन 14 की अर्ध आयु 5730 वर्ष होती है, अतः यह जीवाश्म 5730 वर्ष पुराना होगा। अब अर्ध आयु क्या होती है, और इतना बड़ा हमको लिखना नहीं है एग्जाम में, इतना बड़ा पूछेगा भी नहीं, हमको टू द पॉइंट क्या लिखना है एग्जाम के हिसाब से वो देख लेते हैं। पहले तो अर्ध आयु क्या होती है, जितने समय में किसी रेडियो सक्रिय तत्व, जितने भी हमने पढ़े, किसी भी रेडियो सक्रिय तत्व का द्रव्यमान आधा रह जाता है उसे उस तत्व की अर्ध आयु यानी कि हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। समझ में आया? तो आधा रह गया हमारा कार्बन 14, 1000 से 500 रह गया और उसकी फिक्स्ड है, उसका हमने ज्ञात कर लिया है, उसका फिक्स्ड है हाफ लाइफ पीरियड कितना है, 5730 वर्ष। और अगर किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं पूछ रहा है, आपसे एग्जैक्ट डेफिनेशन पूछ रहा है, तो क्या लिखेंगे कि जितने समय में किसी रेडियो सक्रिय तत्व का द्रव्यमान आधा हो जाता है उसे उस तत्व की अर्ध आयु हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। ठीक है, अब इसको टू द पॉइंट और कैसे लिखना है, जो हमने रेडियो आयु अंकन पद्धति पढ़ी है, एक सेकेंड, इसमें नहीं है, इसको मैं आपको बाद में बता दूंगी, और इसको टू द पॉइंट कैसे लिखना है। तो ये हमारा रेडियो आयु अंकन पद्धति हो चुका है। एक सेकेंड, रेडियो आयु अंकन पद्धति में हमने क्या देखा
कि सबसे पहले रेडियो आयु अंकन पद्धति क्या होती है? किसी भी जीवाश्म की आयु ज्ञात करने की विधि। क्या लिखना है? पहली डेफिनेशन, किसी भी जीवाश्म की आयु ज्ञात करने की विधि। इसमें हम किसका यूज करते हैं? इसमें हम रेडियो एक्टिव तत्व का यूज करते हैं, जो क्या होता है? कार्बन 14। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि सभी जीवित जीवों में कार्बन 12 और कार्बन 14 एक निश्चित अनुपात में मिलता है, जिसमें कार्बन 12 की स्थिति उसकी मृत्यु के पश्चात भी यथावत बनी रहती है। इसलिए इन दोनों के अनुपात के आधार पर हमें कार्बन 14 की मात्रा से यह पता चल जाता है कि वो जो जीव का अवशेष है वो कितने वर्ष पुराना है। इसमें हमने अर्धायु की भी डेफिनेशन देखी कि जितने समय में कोई रेडियो सक्रिय तत्व अपनी कुल मात्रा का आधा रह जाता है उसे हम उसकी अर्धायु कहते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन 14 की जो अर्धायु है वो कितनी है? 5730 वर्ष। ठीक है, ये एक हमारा टॉपिक हो गया। अब हमको पढ़ना है जो हमने पूरी परमाणु ऊर्जा पढ़ी है अभी तक, पूरी की पूरी परमाणु ऊर्जा, उसका हमारे देश के कंटेक्स्ट में लाभ क्या होगा और चुनौतियां क्या हैं। ठीक है, अब अगर कोई ये लेक्चर पहली बार देख रहा है तो मैं उसको पूरा ब्रीफ करके बता रही हूं, और जो पूरे टाइम से भी देख रहा है अगर उसको ये कंफ्यूजन होता है कि कहां पे टेक्नोलॉजी वाला पार्ट डालना है, एनर्जी वाले सेक्शन में क्या क्या डालना है, तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा ब्रीफ नोट बनाया है। मैं आपको वो पढ़ के बता देती हूं कि उसमें आपको क्या क्या लिखना है। ये सिर्फ और सिर्फ एनर्जी वाले सेक्शन में है। ठीक है, अब इसमें मैंने टेक्नोलॉजी को हटा दिया है। देखो क्या लिखना है। नाभिकीय ऊर्जा और भारत। परमाणु नाभिक को विखंडित कराकर, यहां पे हमने संलयन की बात ही नहीं की है, क्योंकि हमारे देश में परमाणु ऊर्जा का उपयोग किस प्रक्रिया के द्वारा किया जा रहा है? विखंडन के द्वारा। तो सीधे किस पे बात करेंगे? विखंडन की बात करेंगे जब परमाणु ऊर्जा की बात की जा रही है। परमाणु नाभिक को विखंडित कराकर प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विद्युत ऊर्जा के संपादन में किया जाता है। इसके लिए यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। भारत में यूरेनियम अब ये कहाँ मिलता है? जब हमको एनर्जी वाला सेक्शन लिखना है तो हमको पता तो होना चाहिए कि जिस ईंधन से हम हमारे देश के लिए एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हमारे देश में मिलता भी है या नहीं, और अगर मिलता है तो कहां कहां मिलता है। तो भारत में यूरेनियम झारखंड के जादूगोड़ा और थोरियम केरल की मोनोजाइट रेत, मेघालय, नागालैंड आदि स्थानों से प्राप्त होता है। भारत में थोरियम के 65% भंडार प्राप्त होते हैं। उसके बाद अतः देश में जीवाश्म ईंधनों के सीमित संसाधनों के मद्देनजर, क्यों हम न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर शिफ्ट हुए? क्योंकि जो भी हमारे जीवाश्म ईंधन थे, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, वो बहुत ही सीमित मात्रा में थे, खत्म होने वाले कगार पर थे, और दूसरा पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो रहे थे। तो अतः देश में जीवाश्म ईंधनों के सीमित संसाधनों के मद्देनजर नाभिकीय ऊर्जा को स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से ही प्रमुखता दी गई तथा डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में भारतीय नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम क्रियान्वित किया गया। इसी कड़ी में परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग तथा 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई। सिर्फ पढ़ के इसलिए बता रही हूं क्योंकि ये सारा का सारा बहुत अच्छे से प्रीवियस लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया जा चुका है। यहां सिर्फ आपको इतना बताया जा रहा है कि अगर एनर्जी के कंटेक्स्ट में आपको पूछा जाता है तो आपको कितना लिखना है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि इतना सारा पढ़ लिया तो एनर्जी वाला क्वेश्चन आता है तो क्या लिखे, टेक्नोलॉजी वाला क्वेश्चन आता है तो क्या लिखे। इसके लिए सिर्फ ये ब्रीफ में आपको पढ़कर बताया जा रहा है। ठीक है, तो 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई। 4 अगस्त, आपसे डेट भी पूछी जा सकती है, तो 4 अगस्त 1956 को भारत का प्रथम नाभिकीय रिएक्टर अप्सरा आरंभ हुआ। देखो, जब मैंने ये बताया था कि 2 तरह के नाभिकीय रिएक्टर के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पहला कि भारत का प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन सा था, और दूसरा भारत का प्रथम वाणिज्यिक नाभिकीय रिएक्टर कौन सा था। आपके प्रीवियस ईयर में ये वाणिज्यिक वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है और वाणिज्यिक शब्द यूज नहीं किया गया उसमें बोला गया है कि भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर में उत्पादन
उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ? तो उत्पादन हम कब प्रारंभ करेंगे और किसके लिए प्रारंभ करेंगे? जब हमें जनता तक पहुंचाना होगा, यानी कि इनडायरेक्टली हम जब कमर्शियल लेवल पे हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर का यूज करेंगे तभी हम उसमें उत्पादन प्रारंभ कर रहे होंगे। इससे पहले तो हम सिर्फ उसमें प्रैक्टिकल देख रहे होंगे कि कैसे करना है, क्या करना है। तो वहां पर हमको कौन सा लिखना है? तारापुर परमाणु संयंत्र लिखना है। और ये क्या है आपका? प्रथम परमाणु रिएक्टर। 4 अगस्त 1956 को भारत का प्रथम नाभिकीय रिएक्टर अप्सरा प्रारंभ हुआ। इसके बाद महाराष्ट्र के तारापुर में, जो कि हमारा प्रथम परमाणु संयंत्र है, उसके बाद जैतपुर में, कर्नाटक के कैगा, गुजरात के काकरापारा, तमिलनाडु के कुडनकुलम आदि स्थानों पर न्यूक्लियर रिएक्टर स्थापित किए गए। ये जो तमिलनाडु का कुडनकुलम संयंत्र है, ये देश में सबसे ज्यादा नाभिकीय ऊर्जा निर्मित करता है। इसकी क्षमता 1000 मेगावाट है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अगर पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा ऊर्जा किसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, तो वहां हमको क्या लिखना है? तमिलनाडु का कुडनकुलम संयंत्र। इसी दिशा में देश के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सुरक्षित विद्युत शक्ति उत्पादन तथा नाभिकीय तकनीक के सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने के उद्देश्य से त्रिस्तरीय परमाणु कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। देख चुके हैं ये भी हम, जिसमें पहला था प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर। इसमें हमने सब बता दिया था कि ईंधन यूरेनियम 235 था, मंदक क्या था, शीतलक क्या था। तो ये चरण हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो यहाँ पर हम दोबारा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पहला था आपका प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर, दूसरा था आपका फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, तीसरा था आपका थोरियम बेस्ड रिएक्टर। अब मेन मुद्दे पर आते हैं कि भारत की ऊर्जा के क्षेत्र में वर्तमान स्थिति क्या है। ठीक है, भारत की ऊर्जा के क्षेत्र में, नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में वर्तमान स्थिति क्या है, फ्यूचर के लिए उसका टारगेट क्या है। भारत का परमाणु कार्यक्रम अभी दूसरे चरण में बताया था मैंने। दूसरा चरण यानी कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर वाला चरण है, जो अपने आप में प्रोटोटाइप स्टेज में है। भारत का परमाणु कार्यक्रम वर्तमान में द्वितीय चरण में है और फास्ट ब्रीडर रिएक्टर अभी अपनी प्रोटोटाइप स्टेज में है। देश में अभी 22 परमाणु संयंत्र कार्यरत हैं, जिनकी कुल क्षमता, नंबर्स के साथ आपको ये डेटा याद होना चाहिए, जिनकी कुल क्षमता 6780, बहुत इजी है याद करना, 678 एकदम सीक्वेंस में 6780 मेगावाट है। इनमें 18 रिएक्टर प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर है और 4 साधारण जल के रिएक्टर है। इसमें भी मैं आपको डिफरेंस बता चुकी हूँ कि प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर और बॉइल्ड वाटर रिएक्टर क्या होते हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो प्रीवियस लेक्चर को जाके देख लेना, वहां पे इनमें डिफरेंस अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। इनमें कुडनकुलम नाभिकीय संयंत्र तमिलनाडु की ऊर्जा उत्पादन क्षमता सर्वाधिक है, जो कि कितनी है? 1000 मेगावाट है। अब भारत का लक्ष्य क्या है? प्रीवियस ईयर में जब हमारे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने ये परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम बनाया था, उस समय में उन्होंने लक्ष्य रखा था कि 2020 तक यानी आज के साल तक वो कितनी ऊर्जा प्रोड्यूस करेंगे नाभिकीय ऊर्जा से? 20,000 मेगावाट। लेकिन हम कितनी प्रोड्यूस कर पाए? केवल 6780 मेगावाट। यानी कि पहला जो लक्ष्य निर्धारित किया था उसमें तो हम असफल हो गए। लेकिन आज एक और लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो है 2050 तक देश के कुल बिजली उत्पादन में परमाणु ऊर्जा का योगदान 25% तक करना है। तो अभी कितना योगदान है? वर्तमान में केवल 2%, और इसको 2050 तक बढ़ाकर कहां तक ले जाना है? 25 तक। तो अगर आपसे पूछा जाता है परमाणु ऊर्जा के ऊपर क्वेश्चन ऐसे, और उसमें आपको ये लिखना है कि दूसरे चरण में हमारा परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम है, वो दूसरा चरण कौन सा है? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जो कौन सी स्टेज में है? प्रोटोटाइप स्टेज में। वर्तमान की क्षमता कितनी है हमारी? 6780 मेगावाट। ये 6780 मेगावाट जो हम 22 परमाणु संयंत्र से प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो किस तरह के हैं? उनमें से 18 रिएक्टर प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर है और 4 साधारण जड़ के रिएक्टर है। यहाँ पे मैंने फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्यों नहीं बोला? क्योंकि अभी बताया कि वो प्रोटोटाइप स्टेज में है, मतलब अभी लेबोरेटरी में सिर्फ उनके ऊपर प्रोसेस चल रहा है, अभी उनका वाणिज्यिक उत्पादन शुरू नहीं किया गया है। अब सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पे किस संयंत्र की क्षमता है? कुडनकुलम परमाणु संयंत्र की, जो कि 1000 मेगावाट है। भारत का लक्ष्य क्या है? भारत का लक्ष्य है कि वर्तमान में परमाणु ऊर्जा से जो 2% की ऊर्जा हम उत्पन्न कर रहे हैं, उसको हमें 2050 तक 25% करना है।
समझ में आया इतना? भारत की परमाणु ऊर्जा के संदर्भ में वर्तमान स्थिति क्या है? अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो ये पूरा पैराग्राफ एज इट इज लिख देना, ठीक है। अब नाभिकीय ऊर्जा के और कहां-कहां उपयोग है वो देखते हैं। ये सारी चीजें बता चुकी हूं, इसलिए दोबारा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करूंगी, सिर्फ ब्रीफ में बता दूंगी कहां-कहां बताया है, ठीक है। सबसे पहले ऊर्जा, ये तो पूरा टॉपिक ही हमने पढ़ा है। दूसरा है रक्षा क्षेत्र। हम अभी डिफेंस टेक्नोलॉजी ऑलरेडी पढ़ेंगे, वहां और अच्छे से बता दूंगी, लेकिन रक्षा क्षेत्र में हम मिसाइल्स बना रहे हैं। हमारा इंटीग्रेटेड मिसाइल प्रोग्राम है जिसमें हम अग्नि, त्रिशूल, धनुष ये सब बना रहे हैं। अग्नि में जो हम यूज कर रहे हैं वो हमारी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, इससे हम हथियार बना रहे हैं, रक्षा उपकरण बना रहे हैं। क्षरित और संवर्धित यूरेनियम और क्षरित यूरेनियम पढ़ा था। क्षरित यूरेनियम में भी मैंने आपको बताया था कि वहां पे जो हमारे सैनिक होते हैं अपने जितने भी हथियार जिन वाहनों में लेकर जाते हैं वो किससे बने होते हैं? इस क्षरित यूरेनियम से बने होते हैं। तो इस तरह से मिसाइल बनाने में, रक्षा उपकरण के निर्माण में हम इस नाभिकीय तकनीक का उपयोग करते हैं। दूसरा उपयोग हम करते हैं उद्योगों में। औद्योगिक रेडियोग्राफी, संसाधन सुविधाएं, न्यूक्लियोनिक गेज आदि में इसका उपयोग किया जाता है। चिकित्सा में भी आपको बता चुकी हूँ, कैंसर, ट्यूमर आदि के इलाज में होता है। अनुसंधान तो हम कर ही रहे हैं कि और नई नई चीजें हम क्या बना सकते हैं इससे। उपभोक्ता उत्पाद जैसे बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनते हैं, उनके अंदर इनका यूज होता है। और स्कैनिंग की सुविधाओं में, जो भी स्कैनिंग सुविधाएं सुरक्षा की दृष्टि से की जाती है, उनमें भी हमें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। क्यों करते हैं स्कैनिंग सुविधाओं में? क्योंकि बहुत ज्यादा सुगराई होती है, छोटी सी चीज को भी तुरंत पकड़ लेती है, ठीक है। तो ये सारे क्या है? आपके नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सब बता चुकी हूं, सारी चीजें प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन्ड है। इसमें आप और कृषि क्षेत्र को भी ऐड कर सकते हैं। कृषि में क्या कर रहे हैं हम? इससे हाई यील्ड वैरायटी प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। बीजों की गुणवत्ता बढ़ा रहे हैं, भूमि की गुणवत्ता बढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हम कृषि में इससे कर रहे हैं। तो और भी जो यूज आप प्रीवियस लेक्चर में देखेंगे पूरी सीरीज, तो आपको समझ में आएगा कि कहां कहां पे हम यूज करें। खाद्य परिरक्षण पढ़ा हमने, खाद्य परिरक्षण में हम इसका यूज कर रहे हैं। रेडियो आयु अंकन पद्धति अभी हमने पढ़ा, उसमें हम इसका यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे इसके क्या है? अनुप्रयोग है। ये सारा आपको डिटेल पढ़ लेना, देख लेना, सारा कुछ लेक्चर में एक्सप्लेन्ड है, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे अगले टॉपिक के ऊपर। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को क्या क्या लाभ है? क्यों भारत इस परमाणु ऊर्जा का यूज करे? ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्यों यूज करें? जब शुरुआत ही हमने की थी तो हमने क्या बोला था कि हमारे देश में अगर हमको ऊर्जा सुरक्षा लेकर आनी है, हमारे देश को विकासशील देश से विकसित देश की श्रेणी में लेकर जाना है, तो हमारे पास कोई एक ऐसा सुरक्षित ईंधन होना चाहिए जो हमें लंबे समय तक ऊर्जा की आपूर्ति करता रहे। और क्योंकि हमें पता है कि केरल की जो मोनोजाइट रेत है वहां पे थोरियम के 65% भंडार है, तो ये क्या करेगी? नाभिकीय ऊर्जा हमारे देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती प्रदान करेगी। क्या करेगी? ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती प्रदान करेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसीलिए यूज करना चाहिए। दूसरा, आज पूरा विश्व किसके लिए रो रहा है? पर्यावरण प्रदूषण के लिए। वो किसकी वजह से हो रहा है? कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस। भारत का 80% ऊर्जा का उत्पादन जो है वो इन्हीं सबसे होता है, जीवाश्म ईंधनों से। यानी कि पर्यावरण प्रदूषण, वैश्विक तापन, जलवायु परिवर्तन, इस सब में भारत तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर हो गया। 80% अपनी बिजली की जरूरत, अपनी ऊर्जा की जरूरत किससे पूरा कर रहा है? इन जीवाश्म ईंधनों से। और भारत अपने आप को क्या बोलता है कि मैं पर्यावरण हितैषी देश हूं, पर्यावरण का संरक्षण करना मेरा पहला कर्तव्य है। तो अगर आप पर्यावरण हितैषी है, पर्यावरण संरक्षण करना आपका पहला कर्तव्य है, तो आपको कोई ऐसी टेक्नोलॉजी देखनी पड़ेगी जो इस पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाए, और वो ये नाभिकीय ऊर्जा है, क्योंकि इससे कोई पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है, वायु प्रदूषण नहीं होता है, जल प्रदूषण नहीं होता है। नाभिकीय प्रदूषण होता है बट उसके ऊपर भी काम किया जा रहा है कि कम से कम किया जा सके उसको, तो इनके कंपैरिजन में बहुत कम होता है। तो इसलिए क्या है, पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से हमको ये यूज करना चाहिए। तीसरा, जो ये जीवाश्म ईंधन हम यूज कर रहे हैं वो कैसे हैं? अनवीकरणीय, मतलब कुछ ही समय में समाप्त हो जाएंगे। हमारी आने वाली पीढ़ियों को हम क्या देंगे कि हमने जो था सब खा लिया, अब तुम भूखे बैठे रहो, ऐसा नहीं कहेंगे ना। उनके लिए हमें नई नई टेक्नोलॉजी इजाद करनी है। तो ये क्योंकि जीवाश्म ईंधन जिनके ऊपर हमारे देश की मेन टेक्नोलॉजी डिपेंड करती है वो अनवीकरणीय, समाप्त होने योग्य है। इसलिए हम क्या करेंगे,
इस नाभिकीय ऊर्जा के ऊपर शिफ्ट होंगे, इसलिए भारत को यूज करना चाहिए। चौथा, मैंने आपको बताया कि 1 किलोग्राम यूरेनियम जलाने से कितनी ऊर्जा मिलती है? 300 टन कोयले को जलाने के बराबर। 300 टन कोयला आप जलाएंगे तब जितनी बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उतनी बड़ी मात्रा की ऊर्जा आपको सिर्फ 1 किलोग्राम यूरेनियम के दहन से, 1 किलोग्राम यूरेनियम के उपयोग से प्राप्त हो सकती है। और क्योंकि हमारे देश में एक तो ये अनवीकरणीय है, दूसरा हमारे देश की जनसंख्या निरंतर बढ़ती जा रही है और उसकी ऊर्जा की मांग निरंतर बढ़ती जा रही है, तो उसकी पूर्ति के लिए हमारे पास कोई ठोस ईंधन होना चाहिए जो हमको इतनी बड़ी मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस करके दे कि हम इस बढ़ती जनसंख्या की मांग को पूरा कर सकें। उसके लिए भी हमारे लिए क्या जरूरी है? नाभिकीय ऊर्जा के ऊपर शिफ्ट होना जरूरी है। तो ये सारे रीजन है। एक रीजन और छूट गया कि जो जीवाश्म ईंधन हम यूज करते हैं वो हम आयात करते हैं। ये जीवाश्म ईंधन सबको पता है, हम जो पेट्रोलियम हमारे देश में यूज करते हैं, कच्चा तेल, उसका 80% हम आयात करते हैं। कितना प्रतिशत आयात करते हैं? 80%। समझ रहे हैं? हमारे देश की इकोनॉमी को चलाने के लिए जो ऊर्जा हम प्रोड्यूस करते हैं, उस ऊर्जा का 80% भाग ये जीवाश्म ईंधन पूर्ति कर रहे हैं और इन जीवाश्म ईंधनों का 80% भाग हम किसी देश से आयात कर रहे हैं। जैसे हाल ही का मुद्दा है, अमेरिका ने ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया कि इस देश से कोई भी देश आर्थिक संबंध नहीं रखेगा, कोई आयात निर्यात नहीं करेगा, और हमारा देश ईरान से बहुत ज्यादा मात्रा में तेल मंगाता था। और दूसरी चीज, ईरान हमारा फ्रेंड था तो हमको सस्ते कीमतों पर तेल दे देता था, और तीसरी चीज वो हमको रुपये में पेमेंट करने के लिए मंजूरी दे देता था। मतलब हमको उसके लिए डॉलर में भुगतान नहीं करना पड़ता था, संयुक्त अमेरिकी डॉलर में, हम अपने भारतीय रुपये में उसका भुगतान करके वहां से तेल आयात कर सकते थे। तो हमारे लिए तो नुकसान हुआ ना, कि मुद्दा किसका? अमेरिका और ईरान का, और उसमें पिस कौन रहा है? भारत जैसा देश जिसके ऊर्जा सुरक्षा के लिए ईरान से तेल आयात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे में अगर आगे इन फ्यूचर ऐसी कोई स्थिति होती है कि हम जिन खाड़ी देशों से ये 80% ईंधन आयात कर रहे हैं वो हम नहीं मंगवा पाए, तो हमारा देश तो अंधकार में चला जाएगा। सड़कों पर जो गाड़ियां दौड़ती दिख रही है, कुछ नहीं दौड़ती दिखेंगी। जितने लाइट फैन चला के हम बैठे हुए हैं, कुछ नहीं चलेगा। सोचिए जीवन कैसा हो जाएगा। मतलब हमारी ऊर्जा सुरक्षा को हम ताक पे रख के बैठे हैं। कभी भी किसी देश ने मना कर दिया हम तुम्हें नहीं दे रहे कोयला पेट्रोल, क्या करेगा इंडिया? कहां से मंगवाएगा? क्या कीमतें बढ़ा दी तो क्या हमारे पास भर भर के फॉरेक्स रिजर्व है कि हम जितना वो पैसा मांगे उतना पैसा दे और हमारा पेट्रोल तेल मंगवा ले? नहीं पॉसिबल है ना। तो इसलिए हमारी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए और इस आयात पर जो हमारी निर्भरता है, इसको खत्म करने के लिए हमें इस यूरेनियम, इस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में थोरियम के कितने % भंडार है? 65% भंडार है। यानी कि हम अपनी जरूरतें तो पूरी करने में सक्षम है, आपको जितना चाहिए हम उतना आयात कर देंगे, इतना हमारे पास है। इसलिए हमें किस पर शिफ्ट होना चाहिए? न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के ऊपर शिफ्ट होना चाहिए। लेकिन हर चीज अच्छी होती है तो उसके साथ कुछ न कुछ खराबियां, कुछ न कुछ कमियां और चुनौतियां भी जुड़ी होती है। तो वैसे ही इसकी चुनौतियां या हानियां क्या है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहली चुनौती है आयात से संबंधित। किससे संबंधित? आयात। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर इसलिए शिफ्ट हों क्योंकि हम हमारे देश का 80% तेल आयात करते हैं, जो कि हमारे देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती दे देता है। लेकिन आज भारत क्या कर रहा है? जब आप मेरा परमाणु कार्यक्रम वाला लेक्चर देखेंगे तो मैं उसमें जब एनपीटी एनएसजी वाला सेक्शन पढ़ाया है, उसमें मैंने आपको बताया है कि भारत ने सन 2008 में बहुत सारे देशों से नाभिकीय असैन्य समझौता कर लिया। ये नाभिकीय असैन्य समझौता क्या है? कि जिन जिन देशों के पास यूरेनियम और उससे संबंधित तकनीक है, यूरेनियम और यूरेनियम से संबंधित तकनीक है, वो सब भारत को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए देंगे। हथियार बनाने के लिए नहीं देंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए देंगे। तो भारत ने क्या किया कि भारत का जो 3 चरणीय प्रोग्राम था, प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर,
फास्ट ब्रीडर रिएक्टर और थोरियम बेस्ड रिएक्टर, उसमें जब होमी जहांगीर भाभा ने ये प्रोग्राम बनाया था तो उनका मेन एम था इस थोरियम बेस्ड रिएक्टर तक तेजी से आना। क्यों तेजी से आना? क्योंकि यूरेनियम हमारे देश में मामूली मिलता है, झारखंड की जादूगोड़ा की खानों में, और प्लूटोनियम बहुत मामूली मिलता है। इसके लिए हमें दोबारा आयात पर ही निर्भर करना है, लेकिन थोरियम हमारे देश में 65% भंडार मिलता है। तो हमें तेजी से कहां शिफ्ट होना है? थोरियम बेस्ड रिएक्टर पर। लेकिन क्योंकि भारत के 2008 से अनेक देशों के साथ ये समझौता हो चुका है जो उसको भर भर के यूरेनियम और तकनीक दे रहे हैं, तो भारत का जो मेन फोकस था ना ये थोरियम बेस्ड रिएक्टर का, ये शिफ्ट हो गया है केवल इन दोनों पर, प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर और फास्ट ब्रीडर रिएक्टर पर। तो ये वापस से आप चुनौती तो अपने लिए बना रहे हो ना, फिर से आप आयात पर ही तो निर्भरता रख रहे हो, फिर क्यों न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का रिस्क ले रहे हो? फिर आप पेट्रोलियम और जीवाश्म ईंधन पर ही टिके रहो। जब आपको आत्मनिर्भर बनना ही नहीं है ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में, तो क्यों न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में पैसा बर्बाद कर रहे हो? जाओ स्वच्छ कुल टेक्नोलॉजी लेकर आओ। ठीक है, तो इसलिए पहली चुनौती क्या है कि भारत को अपनी जो आयात पर से निर्भरता खत्म करनी है वो नहीं कर रहा है। थोरियम बेस्ड रिएक्टर पे आने की बजाय वो यूरेनियम आयात कहां से कर सकता है, केवल इस पर फोकस कर रहा है, जो कि अच्छी चीज नहीं है। पहली चुनौती समझ में आई। दूसरा है इस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का पर्यावरण और पारितंत्र पर प्रभाव। पर्यावरण और पारितंत्र पर प्रभाव। मैंने आपको बताया कि जब यूरेनियम से हम पूरा प्रोसेस कर लेते हैं, फिर जो उसका अपशिष्ट बचता है उसको हम समुद्र में जाकर डंप कर देते हैं। वो वहां पर निरंतर अल्फा बीटा गामा जैसी हानिकारक किरणों का उत्सर्जन करता रहता है, जिसकी वजह से हमारा समुद्री पारितंत्र भयावह स्थिति में पहुंच गया है। और वो किस मॉड्यूल में जा रहा है? हमारा समुद्री पारितंत्र किस स्थिति में पहुंचने की कगार पर है? जैविक मरुस्थल, या इसको हम बोल देते हैं डेड सी टाइप की कंडीशन, या मरुस्थल टाइप की कंडीशन, या बंजर होता जा रहा है, वहां के जीव खत्म होते जा रहे हैं, जो कि हमारे लिए अच्छा साइन नहीं है। दूसरा कि इससे क्या होता है? प्रदूषण होता है, नाभिकीय प्रदूषण, वो हमारे लिए अच्छा साइन नहीं है। अल्फा बीटा गामा रेज उत्पन्न करता है। जब मैंने आपको बताया था कि जापान के फुकुशिमा में ये घटना हुई, तो उस एरिया के 4000 किलोमीटर तक का क्षेत्र बंजर हो गया था, ऊसर हो गया था। तो वैसे ही अगर ये प्रदूषण होता रहेगा तो ये हमारी भूमियों को भी बंजर करेगा। तो ये एक इसके साथ समस्या है। और इसके साथ क्या समस्या है? नाभिकीय प्रदूषण के साथ में कि ये जब मानवीय स्वास्थ्य, मानवीय संपर्क में आता है तो मानवीय स्वास्थ्य पे बहुत हानिकारक प्रभाव डालता है। क्या आज हम वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण की समस्या से ग्रस्त हैं, लेकिन इतना तो भरोसा है कि अगर वायु प्रदूषण की वजह से पर्सन ए के फेफड़े खत्म हो गए तो उस पर्सन ए के बच्चे को कुछ नहीं होगा, उस बच्चे के फेफड़े स्वस्थ होंगे। लेकिन अगर पर्सन ए इस न्यूक्लियर पॉल्यूशन के संपर्क में आ गया तो इसका तो डीएनए विकृत हो जाएगा, और ये डीएनए जो हमारे आनुवांशिक कारकों का वाहक होता है पीढ़ियों तक, ये पीढ़ियों तक इन बीमारियों को लेके जाएगा। और सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, उसकी आने वाली पीढ़ियां इन बीमारियों से जूझती रह जाएगी। तो मानवीय स्वास्थ्य के लिए ये बड़ा खतरा है। फिर चलिए, ये तो दुर्घटना होगी तब कोई संपर्क में आएगा और ये सारी चीजें, लेकिन जो व्यक्ति निरंतर वहां पर नाभिकीय संयंत्रों के बीच कार्य कर रहे हैं वो तो निरंतर संपर्क में आ ही रहे हैं ना, छोटी मोटी किरणें वहां पर प्रवाहित हो रही है। तो जो व्यक्ति इन संयंत्रों में काम कर रहे हैं उनमें पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि कैंसर जैसे रोग, रक्त संबंधी बीमारियां, क्योंकि रक्त का डीएनए विकृत कर देता है वो जाके, रक्त संबंधी बीमारियां उन लोगों में बहुत देखी जा रही है। ठीक है, तो उन लोगों को इससे नुकसान हो रहा है। तो ये सारी क्या है? परमाणु प्रौद्योगिकी या परमाणु ऊर्जा की चुनौतियां हैं। तो कुछ लाभ भी हैं तो कुछ हानियां भी हैं। अब सुझाव में क्या देना है? यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पहली चीज तो यही, जो ये चुनौतियां हैं इसमें 2-3 चुनौतियां और देख लीजिए कि जो परमाणु संयंत्र लगाए जाते हैं, नाभिकीय रिएक्टर, उसके लिए बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण करना पड़ता है। ठीक है, तो भूमि अधिग्रहण ही एक समस्या है।
क्योंकि वहां के लोग एक तो जगह छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आपको सबको पता है कि जब पुनर्वास किया जाता है तो हमारे देश की हिस्ट्री बहुत अच्छी नहीं रही है। जब लोगों को एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित किया जाता है तो जो वादे उनसे किए जाते हैं कि हम आपको अच्छा घर देंगे, नौकरी देंगे, शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, स्वच्छ जल की व्यवस्था करेंगे, चिकित्सा की व्यवस्था करेंगे, वो वादे केवल उनको वहां से हटाने तक होते हैं। जब वो हटा के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, भूल जाते हैं कि हमको उनको रोजगार भी देना था, सुविधाएं भी देना थी, और वो बेचारे अपनी जिंदगी को, अपना पूरा आजीविका उस क्षेत्र में खत्म करके दूसरे क्षेत्र में जाते हैं और उनकी पूरी जिंदगी बिल्कुल दयनीय अवस्था में कटती है। तो भूमि अधिग्रहण बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा क्या है? लोगों में विश्वास नहीं है। लोगों को जापान की फुकुशिमा जैसी घटना देखी हुई है, चेरनोबिल संयंत्र सुना हुआ है, और कुछ नहीं तो भोपाल की गैस त्रासदी तो सबने देखी हुई है। तो सबको लगता है कि हमारे एरिया के पास आप कोई न्यूक्लियर रिएक्टर मत बनाओ, क्योंकि इससे किरणें आएंगी, कुछ दुर्घटना हो गई तो हम सब लोगों को खतरा है, हमारी जान को खतरा है, हमारी पीढ़ियों की जान को खतरा है। तो इसके लिए लोगों में विश्वास भी नहीं है। अब सच्ची बात है कि आप चाहे आज कितनी भी टेक्नोलॉजी से कितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस कर लो, कल को छोटी सी दुर्घटना हो गई तो आपका पूरा एरिया तो बंजर हो गई, आपका मानव संसाधन भी खत्म, सारे लोग खत्म। तो इसकी वजह से जो बड़े बड़े देश हैं, चाहे जापान हो, जर्मनी हो, अगर हम जर्मनी की बात करें स्पेसिफिकली, तो जर्मनी ने तो अपने देश में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को 0 पर लाने की बात कर दी। उसने क्या बोला है कि हमारे देश में न्यूक्लियर एनर्जी से कोई भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी नहीं। उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया है अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए। तो अब हमको सोचना की जरूरत है कि क्या हमको इस परमाणु ऊर्जा को कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं, क्योंकि अच्छी चीजें भी हमने देखी कि 1 किलो यूरेनियम हमको 300 टन कोयले के बराबर ऊर्जा दे रहा है। हमारे देश के लिए ऊर्जा सुरक्षा मेन मुद्दा है, क्योंकि हम 80% आयात कर रहे हैं। तो पहली चीज हम इसको इनकार नहीं कर सकते कि हमको यूज तो करना है, यूज तो हम करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे लिए ऊर्जा सुरक्षा पहला मुद्दा है, नहीं तो बाकी देश हमारे ऊपर आधिपत्य कर लेंगे इसी बात के ऊपर। तेल निर्यात कर रहे हैं हम आपको, आप हमारी ये बात मानो, वो बात मानो, हमको तेल चाहिए हमारी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए। तो हमारे देश की संप्रभुता के ऊपर ही आंच आ जाएगी। संप्रभुता का मतलब क्या होता है? आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने की स्वतंत्रता, आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने की स्वतंत्रता, यानी कि हमारे देश की जो संप्रभुता है कि हम अपने देश के अंदर कैसे संचालन करें और हम अपने देश का विदेशों के साथ किस तरह का संबंध रखें। हमको पाकिस्तान के साथ अच्छा संबंध रखना है, चाइना के साथ अच्छा संबंध रखना है, या अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ, ये हमारे देश की खुद की इच्छा है। हमारे ऊपर किसी का दबाव नहीं है। लेकिन अगर हम हमारे देश की मेन ऊर्जा सुरक्षा के लिए ही किसी और देश के ऊपर निर्भर हो जाएंगे तो वो तो दबाव बनाएगा ही कि मैं तुम्हें तेल दे रहा हूं, तुम चाइना के साथ समझौता करो, मैं तुम्हें तेल दे रहा हूं, तुम पाकिस्तान के साथ समझौता करो, जो हमारा देश कभी करना नहीं चाहेगा। तो इसलिए हम ऊर्जा सुरक्षा हमारे लिए मेन मुद्दा है, वो हमारी प्रायोरिटी है, इसलिए हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन हम कुछ सावधानियां बरतेंगे। क्या करेंगे? सावधानियां बरतेंगे। क्या सावधानियां बरतेंगे? पहली चीज, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन कराएंगे। पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, कि जिस क्षेत्र में, जिस जगह पर हम ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं, उससे उस क्षेत्र के लोगों, पर्यावरण, पारितंत्र पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, उसको कम से कम कैसे किया जा सकता है, जिससे पर्यावरण की जो मेन चिंता है, पर्यावरणविदों की जो मेन चिंता है, उस सबका समाधान कर सके। पहली चीज हमको ये करवानी चाहिए। दूसरा, त्वरित पुनर्वास। अगर वहां से हम लोगों को हटा रहे हैं तो उनके जो जो वादे उनसे किए हैं उनको सही तरीके से पूरा करेंगे। तीसरी चीज क्या करेंगे? अपशिष्ट प्रबंधन के लिए आधुनिक तकनीक विकसित करेंगे, ताकि ये जो अपशिष्ट हमारे समुद्रों में जाकर उस पारितंत्र को नुकसान पहुंचा रहा है वो हम कम से कम कर सके। और फिर चौथी चीज हम क्या करेंगे? थोरियम के ऊपर अपना फोकस करेंगे, ताकि फिर से आयात पर हमको निर्भर ना होना पड़े। किस पर फोकस बढ़ाएंगे? अपना थोरियम के ऊपर अपना फोकस बढ़ाएंगे। तो ये सारी चीजें क्या है? सुझाव के रूप में है। अब हम नोट्स में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, कुछ छूटा तो नहीं है। ठीक है, लाभ देख रहे हैं हम। पहले लाभ देख चुके हैं, समझने के लिए हम लाभ, चुनौतियां और सुझाव सब समझ चुके हैं, पर कोई पॉइंट छूट तो नहीं गया, वो देख लेते हैं। लाभ, भारत में ऊर्जा की बढ़ती मांग की चुनौतियों को पूरा करने, जीवाश्म ईंधनों की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव से निपटने,
जलवायु परिवर्तन की चिंताओं को दूर करने और ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने में अहम है, इसलिए यूज करना है। ये तो इनका मेजर लाभ है, इंपॉर्टेंट लाभ है। आपसे पूछा जाता है, ये एक पॉइंट ही आपने लिख दिया, आपने सब एस्पेक्ट कवर कर दिए इसमें, ठीक है। बढ़ती जनसंख्या की ऊर्जा आपूर्ति करने में सक्षम एक संपोषणीय ऊर्जा स्रोत है। जीवाश्म ईंधनों के आयात पर निर्भरता समाप्त करेगा। जीवाश्म ईंधन की तरह ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन नहीं करता, फलतः वायु प्रदूषण और वैश्विक तापन की समस्या नहीं जनित करेगा। जीवाश्म ईंधनों के विपरीत परमाणु ऊर्जा उत्पादन में एक बार प्रयुक्त यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम अपशिष्ट का पुनः उपयोग संभव है। मतलब जैसे हमने देखा, हमने एक न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग कराई, वही हमको 3 दे रहा है, फिर हमने न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग कराई, वही हमको वापस से न्यूट्रॉन दे रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं इसमें पुनः उपयोग की संभावना बनी रहती है। और मैंने आपको बताया कि वो अस्थायित्व का जो अपना गुण है वो छोड़ता नहीं है। तो हमने उस अपशिष्ट को वहां से निकाल लिया, हम एग्रीकल्चर, चिकित्सा, ऐसे फील्ड में हम उसको यूज करते हैं। जरूरी नहीं कि एनर्जी से हमने उसको निकाला और सीधा समुद्र में जाकर डाल दिया, नहीं, उस अपशिष्ट का, क्योंकि उसमें वो गुण अभी भी है, उसने वो गुण अभी छोड़ा नहीं है, अस्थायी का रेडियो एक्टिव विकिरण उत्सर्जित करने का गुण, तो उसको हम दूसरे फील्ड में यूज कर सकते हैं अच्छी तकनीक उत्पन्न करके। तो यही इस पॉइंट में बोला है कि जो जीवाश्म ईंधन है उनके अपशिष्ट का तो हम कहीं दूसरी जगह पुनर्उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन ये जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के अपशिष्ट हैं, इनमें अच्छी बात यह है कि अगर हम हायर टेक्नोलॉजीज, एडवांस टेक्नोलॉजीज को बना लें तो हम इसका दूसरी जगह भी और यूज कर सकते हैं। तो जीवाश्म ईंधनों के विपरीत यानी उनमें नहीं हो सकता है, लेकिन इसमें हो सकता है। जीवाश्म ईंधनों के विपरीत परमाणु ऊर्जा उत्पादन में एक बार प्रयुक्त यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम अपशिष्ट का पुनः उपयोग संभव, अतः अपशिष्टों का नवीनतम तकनीक द्वारा प्रयोग से खतरे को कम किया जा सकता है, जो जीवाश्म ईंधन के अपशिष्ट प्रबंधन में संभव नहीं है। बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पादन, वो तो मैंने आपको बता ही दिया, 1 किलोग्राम यूरेनियम से 300 टन कोयला जलाने के बराबर ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये पूरा हम लोग समझ चुके हैं सारे पॉइंट्स। अब चुनौतियां भी देख लेते हैं एक बार। एक्सप्लेन सारा कर चुकी हूँ, सिर्फ पढ़कर बताऊंगी कि क्या है, ठीक है। चुनौतियां क्या हैं? कई देशों से असैन्य परमाणु समझौते और एनर्जी से प्राप्त छूट के बाद भारत का ध्यान त्रिस्तरीय थोरियम आधारित कार्यक्रम से यूरेनियम आधारित कार्यक्रम पर हो चुका है। चूंकि भारत में यूरेनियम के पर्याप्त भंडार नहीं है, अतः यह पुनः भारत की आयात पर निर्भरता बढ़ा ऊर्जा सुरक्षा में अस्थिरता उत्पन्न करेगा। अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, यह पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? न्यूक्लियर अपशिष्ट का भंडारण और निपटारा एक बड़ी समस्या है, जिससे हानिकारक रेडियो एक्टिव विकिरण का रिसाव होता है, जो गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न करता है। यह भी समझा चुकी हूँ पूरा। तीसरा पॉइंट है नाभिकीय अपशिष्टों का पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव। जल में प्रवाहित किए जाने से जलाशय जैविक मरुस्थल में परिवर्तित हो जाते हैं। बताया, ये टर्म यूज करना, जैविक मरुस्थल। जैविक मरुस्थल का मतलब क्या है? उस जो जलाशय पानी है उसमें कोई जीव ही नहीं रह गया, या फिर एक पर्टिकुलर, 2 टाइप के होते हैं जैविक मरुस्थल। जैविक मरुस्थल कितने तरह के होते हैं? 2। एक तो मरुस्थल मतलब कोई जीव ही नहीं है, डेड हो गया, ठीक है। दूसरा सिर्फ एक ही प्रकार के जीव है, उसकी जैव विविधता खत्म हो गई, यह भी मरुस्थल होता है। क्योंकि पहले मछलियों की सैकड़ों प्रजातियां थी, उसके बाद उसके अंदर जो और जीव थे वो बहुत सारे थे, मगरमच्छ हो गया, ऑक्टोपस हो गया, जो भी समुद्र में जीव रहते हैं वो सब। लेकिन अब एक मान लीजिए सिर्फ मगरमच्छ रह गए, बाकी सारी की सारी प्रजातियां जो भी जीवों की थी वो सब खत्म हो गई। तो क्या हुआ? ये भी अ काइंड ऑफ जैविक मरुस्थल होता है। तो जैविक मरुस्थल 2 तरह के होते हैं, या तो कोई भी जीव नहीं बचाओ, सब कुछ खत्म हो गया, या केवल कोई एक ही प्रकार की प्रजाति शेष रह गई हो। तो वैसे ही ये जो पर्यावरण पर इनका प्रतिकूल प्रभाव है, क्या है? जलाशय आदि को जैविक मरुस्थल में परिवर्तित कर रहा है। अगला, सभी पर्यावरणीय प्रदूषणों में सबसे खतरनाक क्यों है? क्योंकि मैंने बताया कि अगर किसी व्यक्ति के फेफड़े खराब हो रहे हैं वायु प्रदूषण की वजह से, तो वो इतना तो आश्वस्त है कि उसके बच्चों के फेफड़े खराब नहीं हो रहे हैं, उसकी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित है। लेकिन अगर नाभिकीय प्रदूषण की वजह से किसी व्यक्ति के डीएनए में कोई विकार उत्पन्न हो गया, तो उसकी कितनी पीढ़ियां उससे जूझेगी उसे भी नहीं पता।
तो रेडियोधर्मी पदार्थों में उत्सर्जित विकिरण डीएनए खंडों को तोड़कर कोशिकाओं में उत्परिवर्तन पैदा कर सकते हैं, जिनका प्रभाव पीढ़ियों तक आनुवंशिक विकारों के रूप में होता है। इसमें पूरी की पूरी साइंटिफिक टर्म्स यूज हुई है। ये उत्परिवर्तन ले लीजिए, डीएनए खंडों का टूटना ले लीजिए। अगर अभी समझ में नहीं आ रहा है तो लोड मत लेना, जब हम बायोटेक्नोलॉजी करेंगे तो एक एक वर्ड का मीनिंग हमको पता चल जाएगा। ठीक है, अगला होता है नाभिकीय रिएक्टर में कार्यरत कर्मचारी और आसपास के क्षेत्र के निवासियों में कैंसर जैसे गंभीर रोगों का प्रसार हो रहा है। ये भी मैंने आपको बता दिया। अचानक रिसाव से सोवियत संघ के चेरनोबिल और जापान के फुकुशिमा जैसी भयावह दुर्घटनाएं हो सकती है। क्या हुआ था बताया, पूरा बंजर हो गया वो क्षेत्र 4000 किलोमीटर का, वहां पे बड़े स्तर पर जमीन अधिग्रहण, ये वाला पॉइंट पे एक्सप्लेन कर चुकी हूं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या बचा है, परमाणु ऊर्जा की उच्च लागत, आवश्यक रिएक्टर बहुत महंगे और परमाणु ऊर्जा तकनीक के लिए विदेशों पर आश्रित। हमको पता ही है परमाणु ऊर्जा बनाने के लिए जो रिएक्टर है उनके लिए बहुत ज्यादा लागत लगती है, बहुत ज्यादा आर्थिक संसाधनों की जरूरत होती है और तकनीक भी हमारे पास नहीं है, वो तकनीक भी हमें आयात करनी पड़ती है, तो वो हमारे लिए एक चुनौती है। और परमाणु हादसों के कारण जर्मनी सरकार ने परमाणु ऊर्जा को शून्य पर लाने की घोषणा कर दी है। तो जब कोई विकसित देश, पढ़ा लिखा देश, हमसे आगे का देश इस तरह का कोई कदम उठा रहा है तो हमें भी सोचने की जरूरत हो जाती है। दूसरी बात, ठीक है, तो अब सुझाव क्या है भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक अहम घटक है। समझा चुकी हूं मैं क्यों है, क्योंकि हम आयात पर निर्भर नहीं रह सकते, नहीं तो हमारी संप्रभुता को ही ताक पे रख देंगे हम। इसलिए पहली चीज हमें क्या करनी होगी, पर्यावरण से जुड़ी चिंताओं का समाधान, संयंत्रों में स्वच्छ तकनीक का प्रयोग, अपशिष्ट का पर्यावरण अनुकूल निपटान। सारी चीजें एक ही लाइन में, कुछ ही शब्दों में हमने क्या कर दिया, कंसाइज कर दिया। सारा एक्सप्लेन अच्छे से पहले ही कर चुकी हूँ। भारत के परमाणु कार्यक्रम को यूरेनियम के बजाय थोरियम पर केंद्रित करना, क्योंकि अगर हम ऊर्जा सुरक्षा को मेन मुद्दा बता रहे हैं तो फिर तो हमें थोरियम पर ही आना होगा ना, नहीं तो फिर हमारी ऊर्जा सुरक्षा को तो हम फिर से ताक पे रख रहे हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर की लागत को कम करने के लिए स्वदेशी तकनीकों का विकास, क्योंकि अभी मैंने बताया कि अगर हमको न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना है तो हमको अभी भी विदेशों से ही वो तकनीक आयात करनी पड़ रही है। हमारे देश के पास फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, थोरियम बेस्ड रिएक्टर में कैसे क्या करना है वो सारी तकनीक नहीं है हमारे साइंटिस्ट के पास फिलहाल। उनका अन्वेषण जारी है, उसके लिए रिसर्च जारी है, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई तकनीक इजाद हुई नहीं है। अगला पॉइंट है रिएक्टर के सुरक्षा के कड़े इंतजाम, ताकि ये जो चेरनोबिल और फुकुशिमा की घटनाएं हुई है वो नहीं हो, ताकि विकिरण के रिसाव को रोका जा सके। फिर विस्थापितों को उचित मुआवजा और पुनर्वास, ताकि लोगों में विश्वास भी जनित हो। हाल में भारत ने रूस के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर, देखो ये आपका करंट अफेयर्स का पॉइंट है, लिखोगे तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आपने जब पूरा हमारा परमाणु ऊर्जा का सीरीज या कोयला पेट्रोलियम वाला जीवाश्म ईंधन का सीरीज देखा होगा, उसमें आपको एक चीज जो नोटिस में आई होगी, हर जगह आपको करंट अपडेट मिला होगा, हर जगह पे आपको करंट अपडेट मिला होगा। और अब बाकी जगह देखेंगे, मैं खुद भी बहुत सारे लेक्चर देख चुकी हूँ खुद के पढ़ने के लिए, मुझे कहीं पे भी करंट अपडेट नहीं मिला। हर जगह कन्वेंशनल चीजें सारी मिली है, बट अगर स्पेशली एमपीपीएससी की बात करूं, ये करंट अपडेट हर जगह मिस था। तो अगर आप इस तरीके से करंट अपडेट करके अपने आंसर लिखेंगे तो पूरे मध्य प्रदेश में रक्षा एकेडमी के बच्चों की कॉपी अलग ही दिखाई देगी, क्योंकि ये आपकी पर्सनालिटी को भी दिखाता है कि आप भी अपडेटेड हैं, वही पुराने ढर्रे पर नहीं चले आ रहे हैं कि जो एक बार हमने याद कर लिया, पढ़ लिया, बस वही घिसना है हमको कॉपी में। नहीं, हम अपने आप को अपडेट रखते हैं, हमको पता है हमको न्यूज कैसे पढ़नी है और उसका हमारे जीवन में या हमारे जो आंसर्स है उस जगह हमें कैसे यूज करना है। तो ये हमारी एक पर्सनैलिटी को भी वहां पर बताता है कि हम कितने अपडेटेड हैं। ठीक है, तो हर जगह पे आपको ये करंट अपडेट पूरे नोट्स में हर टॉपिक में मिलेगा। अभी हम बायोटेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह पढ़ेंगे, इसके बाद वहां पर भी आपको सब मिलेगा। इसके बाद वैसे हम शुरू क्या करने वाले हैं, ऊर्जा प्रबंधन वाला टॉपिक। फिलहाल ये देखते हैं, हाल में भारत ने रूस के साथ मिलकर बांग्लादेश के रूपपुर गांव में अपना पहला विदेशी नाभिकीय संयंत्र स्थापित किया है। ऐसे प्रयास सराहनीय हैं। अभी क्या हो रहा था, भारत खुद अपने देश में अगर उसको न्यूक्लियर रिएक्टर स्थापित करना है तो वो अमेरिका से मदद ले रहा था, सोवियत संघ से मदद ले रहा था, फ्रांस से मदद ले रहा था, ब्रिटेन से मदद ले रहा था। लेकिन इससे क्या हो रहा था, उसको खुद को बहुत फायदा नहीं हो रहा था, सिर्फ ये हो रहा था कि वो लोग तकनीक दे रहे थे, यूरेनियम दे रहे थे और हम हमारे यहाँ पे उस टेक्नोलॉजी को लगाते जा रहे थे। हमको भी कुछ नया सीखना है, हमको भी प्रॉफिट कमाना है, हमको भी
जितने भी हमारे विकासशील देश हैं उनमें अपनी एक अलग छवि बनानी है, इसलिए भारत ने एक कदम आगे बढ़ाया और खुद बांग्लादेश में जाकर ये न्यूक्लियर रिएक्टर स्थापित कर रहा है। किसकी मदद से? रशिया की मदद से। रशिया इसमें सारी टेक्नोलॉजी, ईंधन देगा और भारत उसमें जो भी आर्थिक संसाधन, मानव संसाधन लगेंगे वो देगा वहां पर। ठीक है, तो कहां कर रहा है? बांग्लादेश के रूपपुर गांव में। ये एक अच्छा प्रयास है। क्यों? क्योंकि इससे हमारी टेक्नोलॉजी अपडेट जो करनी है हमको, वो बहुत तेजी से होगी और हमको भी आर्थिक लाभ होगा। अब ये पूरा हमने पढ़ लिया भारत के कंटेक्स्ट में। अब एमपी की क्या कंडीशन है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर एनर्जी में, नाभिकीय ऊर्जा से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में हमारा मध्य प्रदेश किस स्थिति में है? यहाँ पर होती है ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन, या फिर नहीं होता है? और होता है तो कितना होता है, उसके लिए क्या फायदे और क्या चुनौतियां हैं, वो सारा मध्य प्रदेश के कंटेक्स्ट में देखेंगे। मध्य प्रदेश के कंटेक्स्ट में क्यों देख रहे हैं हम? क्योंकि आपका एक तो अलग से पूछा ही गया है, जो शायद पेपर 1 में पूछा गया है, मध्य प्रदेश और ऊर्जा करके एक आपका सिलेबस में टॉपिक है। ठीक है, आपसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मध्य प्रदेश और सोलर ऊर्जा, सौर ऊर्जा पूछा जा चुका है। ठीक है, तो अभी आपसे मध्य प्रदेश और नाभिकीय ऊर्जा भी पूछा जा सकता है, हमको तैयार रहना है इस तरह के क्वेश्चंस के लिए भी। तो देखते हैं कि मध्य प्रदेश में नाभिकीय ऊर्जा की क्या स्थिति है। मैंने आपको जब कोयले से तापीय ऊर्जा का निर्माण बताया था तब वहां पे एक मिस्टेक और हो गई थी मुझसे कि मैंने 52 नाभिकीय संयंत्र बता दिए थे। सॉरी, वो केवल 12 है, आप लोग उसको ठीक कर लेना। 12 परमाणु तापीय ऊर्जा से संयंत्र है हमारे यहाँ पे, थर्मल पावर स्टेशंस। थर्मल पावर स्टेशंस कितने हैं मध्य प्रदेश में? 12। मैंने वहां पे 52 बता दिए थे, आप इस चीज को करेक्ट कर लेना। ठीक है, अब जब मैंने वो तापीय ऊर्जा पढ़ाई थी तब बताया था कि हमारा जो मध्य प्रदेश है वो इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस राज्य है। मतलब अगर हमको 100 यूनिट एनर्जी की आवश्यकता है तो हम प्रोड्यूस कितनी कर रहे हैं? 150 यूनिट एक्स्ट्रा ही है हमारे पास हमारी यूज का। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर हम लोग इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं तब भी मध्य प्रदेश के बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिनको 24/7 इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती है। तो उसका रीजन ये नहीं है कि हम इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन नहीं कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन तो हम अपनी आवश्यकता इतनी है, 100 यूनिट की अगर आवश्यकता है तो हम प्रोड्यूस तो 150 यूनिट कर रहे हैं। लेकिन यहां से जब उत्पादन होता है तो इस उत्पादन को उन गांवों तक पहुंचाने की जो अवसंरचना है वो हमारे पास नहीं है, इसलिए इन गांवों तक ऊर्जा नहीं पहुंच पा रही है। ऊर्जा का उत्पादन मध्य प्रदेश में सरप्लस हो रहा है, लेकिन उस ऊर्जा को उसके नागरिकों तक पहुंचाने की अवसंरचना उसके पास नहीं है, इसलिए वो अपने राज्य के गांवों में 24/7 इलेक्ट्रिसिटी नहीं अवेलेबल करवा रहा है। तो हमारा जो राज्य है, क्योंकि वो ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस था, और दूसरी चीज क्या है, पहली चीज तो क्या है कि हम इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस हैं, मतलब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा मात्रा में। और दूसरी चीज क्या है कि हमारा जो राज्य है वो पारितंत्र की दृष्टि से बहुत संवेदनशील है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा नेशनल पार्क्स हैं, सबको पता है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क हैं। दूसरी चीज यहाँ पे जनजातियां बहुत ज्यादा हैं, देश की सबसे ज्यादा जनजातियां हमारे यहाँ पे। तो पारितंत्र की दृष्टि से जो हमारा राज्य है वो बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है, और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से निरंतर अल्फा बीटा गामा रेज उत्सर्जित होती रहेंगी तो हमारे पारितंत्र को बहुत नुकसान हो जाएगा। तो ये 2 रीजन थे कि जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट थी वो मध्य प्रदेश में ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी लगाने के लिए प्रेरित हो ही नहीं रही थी। लेकिन मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के निरंतर प्रयासों के द्वारा सन 2009 और उसके बाद सन 2011 में मध्य प्रदेश में 2 नाभिकीय रिएक्टर लगाए गए। कितने नाभिकीय रिएक्टर हैं मध्य प्रदेश में वर्तमान में? 2। एक का है आपके मंडला के चुटका गांव में, और दूसरा है आपके शिवपुरी के भीमपुर गांव में। एक की क्षमता 1400 मेगावाट है और दूसरे की क्षमता 2800 मेगावाट है। लेकिन मध्य प्रदेश का जो टोटल लगभग एग्जैक्ट डेटा याद नहीं है पर शायद लगभग 20,000 मेगावाट का जो विद्युत उत्पादन करता है मध्य प्रदेश, उसमें इस इलेक्ट्रिसिटी का योगदान केवल 273 मेगावाट ही है। मतलब 20,000 मेगावाट में इस न्यूक्लियर ऊर्जा का कितना परसेंटेज है या कितना योगदान है? केवल 273 मेगावाट। नेग्लिजिबल है, बहुत नेग्लिजिबल है।
उसका रीजन क्या है? वही दो, पर्यावरणीय चिंता और पारितंत्र को नुकसान। क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे नेशनल पार्क हैं और हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा जनजातियां हैं, इसलिए हमारे जो पर्यावरणविद हैं वो यहाँ पर ये नाभिकीय संयंत्र लगाने के लिए आसानी से तैयार नहीं होते। इनको पर्यावरणीय स्वीकृति, जिसको हम एनवायरमेंटल अप्रूवल बोलते हैं, वो नहीं मिलता है। ठीक है, अब हम इसको नोट्स में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। मध्य प्रदेश के पावर सरप्लस स्टेट होने के कारण वर्ष 2009 तक केंद्र सरकार द्वारा यहाँ नाभिकीय रिएक्टर की स्थापना को प्राथमिकता नहीं दी गई। बोला ऑलरेडी तुम्हारे पास है, नहीं लगाते हैं। लेकिन निरंतर जब एमपी गवर्नमेंट ने प्रयास किए तो अंततः वर्ष 2009 में मध्य प्रदेश के मंडला जिले के चुटका गांव में 1400 मेगावाट तथा शिवपुरी के भीमपुर गांव में सन 2011 में 2800 मेगावाट क्षमता के न्यूक्लियर पावर प्लांट को स्थापित किया गया। तो यानी वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट है या नाभिकीय रिएक्टर आधारित संयंत्र है? 2। कौन कौन सा है? मंडला जिले के चुटका गांव में और शिवपुरी जिले के भीमपुर गांव में। अब इसमें चुनौतियां क्या है? किंतु जैव विविधता संपन्न और जनजातीय बहुल क्षेत्र होने के कारण पर्यावरणविदों के विरोध, विस्थापितों को उचित मुआवजे की मांग, सुरक्षात्मक चिंताएं और वित्तीय अभाव के कारण इस क्षेत्र का उचित विकास नहीं हो पाया है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के कुल विद्युत उत्पादन जो कि 20,000 मेगावाट है, नाभिकीय ऊर्जा का योगदान केवल 273 मेगावाट है। अतः उक्त समस्याओं के समाधान द्वारा, कौन सी समस्याएं? कि आप उचित मुआवजा दीजिए, जो भी उनकी सुरक्षात्मक चिंताएं पर्यावरण से रिलेटेड, उन सबका समाधान कीजिए। वो जो हमने इंडिया के कंटेक्स्ट में सुझाव दिए वो सारे आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। तो उक्त समस्याओं के समाधान द्वारा उचित नीति के निर्माण से मध्य प्रदेश में इस क्षेत्र के विकास की फिलहाल प्रचुर संभावनाएं मौजूद हैं। तो ये पूरा हमारा न्यूक्लियर एनर्जी का टॉपिक खत्म हो गया है, न्यूक्लियर एनर्जी और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। इसके बाद जो हमारे परंपरागत ऊर्जा स्रोत हमने शुरू किए थे उसमें सिर्फ एक टॉपिक बचा है, जल ऊर्जा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जल ऊर्जा पढ़ेंगे और जल ऊर्जा के बाद हम सीधे जाएंगे किस पे? कि जीवाश्म ईंधनों से की अपरिहार्यता क्यों थी या उनसे हमको शिफ्ट करना क्यों जरूरी है। जीवाश्म ईंधनों से सोलर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों पर शिफ्ट करने की हमें जरूरत क्यों है, वो सेकेंड पॉइंट देखेंगे। और तीसरे से हम आएंगे ऊर्जा प्रबंधन, ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा दक्षता, ये वाले टॉपिक उठाएंगे। ये पूरा हो जाने के बाद फिर हम अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को छोड़ के नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पे शिफ्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।